हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड टेस्ट सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, RML के अकॉर्डिंग मॉडल टेस्ट पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर RML के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारा सेशन RML के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में ये PGI और SGPGI के लिए और नोट सेट 23 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही बनाए जाते हैं हर साल। तो अपन क्या करेंगे, साथ साथ में टॉपिक्स को भी पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अभी जैसे RML एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए और बाकी SGPGI PGI और जो CHO और जो एम्स नोट सेट है, उन सब के लिए हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस। तो आप उनको भी बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकते हो, जो कि हमने एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे रखी है, ताकि हर स्टूडेंट को, हर नीडी स्टूडेंट को वो टेस्ट सीरीज एकदम रिजनेबल प्राइस के अंदर मिले, ताकि उसको उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन ट्यूबल प्रेगनेंसी द ट्यूब में रेप्चर कॉजिंग। ठीक है, इन जो अपनी मल्टीपल जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, ट्यूबल प्रेगनेंसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आपने पूछा गया है कि ट्यूब में रेप्चर कॉजिंग, ट्यूब जो रेप्चर होती है तो वो क्या कॉज करती है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में, सडन नाइफ लाइक एब्डोमिनल पेन इन लोअर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, ये हमारा स्टमक के चार पार्ट में जो लोअर क्वाड्रेंट है, राइट या लेफ्ट, तो लोअर क्वाड्रेंट्स के अंदर सडन नाइफ लाइक पेन हो। दूसरा, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिले, वो भी पेनलेस। थर्ड वन, कंटिन्यूअस डल पेन इन लोअर एब्डोमन, लोअर एब्डोमन के अंदर डल पेन हो। फोर्थ वन, इंटरमिटेंट एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, आपके एब्डोमिनल के अंदर क्या आ रहे हैं, इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कुछ कुछ देर से आपके वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हमें आपको देखने को मिल रहा है। तो जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और वहां पे रेप्चर हमें देखने को मिलता है, तो वो क्या कॉज करवाता है, कौन सा ऑप्शन जो हमारा बेस्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, सडन नाइफ लाइक पेन होता है एब्डोमेन के अंदर, वो भी लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। वो एक्टो जो अपनी फिलोपियन ट्यूब होती है वो राइट साइड भी होती है, लेफ्ट साइड भी होती है। ठीक है, बीच में हमारा यूट्रस होता है। ठीक है, यूट्रस के नीचे जो यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, तो राइट साइड भी अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और यहाँ पे रेप्चर हुआ तो राइट साइड पेन होगा, लेफ्ट साइड हुई तो लेफ्ट साइड में पेन होगा। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सडन नाइफ लाइक एब्डोमिनल पेन इन लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसके बाद में आपसे और आगे पूछे कि ये पेन रेडिएट कहाँ होता है, मतलब कहाँ कौन सी ओर जाता है। इसके आप आंसर हो जाएगा अपने पास में, पेन रेडिएटेड टू द शोल्डर। ठीक है, जिस साइड में ट्यूबल रेप्चर हुआ है उसी साइड के शोल्डर के पास में भी पेन जो है वो क्या होगा, रेडिएट होता है। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज शोल्डर टिप पेन। ओके, अब इसके बाद में आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी साइड कौन सी होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइड अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा होगा, एम्पुला। एम्पुला रीजन के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, 70% तक जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि एम्पुला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो हो सकता है कि आपके वहां पे 70 जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी वही हो। अब एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, इसके क्लासिकल सिम्टम पूछता है, क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, एमनोरिया। थर्ड वन क्या देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल ट्रायड है। ठीक है, क्लासिकल साइन सिम्टम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, सडन नाइफ लाइक पेन होता है एब्डोमेन के लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, जब रेप्चर होती है ट्यूबल फिलोपियन ट्यूब, जब रेप्चर होती है तब सडन नाइफ लाइक पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ
रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन सोल्व किया था। आई होप आप लोगों को याद होगा अगर आपने वो क्लास ली होगी। एक नर्स क्या कर रही है, केयर कर रही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट की बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स डायग्नोसिस। अब क्लाइंट के डायग्नोसिस के ऊपर द नर्स शुड रिव्यू द रिजल्ट ऑफ विथ लेबोरेटरी टेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि को नर्स जो है वो कौन से लेबोरेटरी टेस्ट को रिव्यू करेगी। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट रिव्यू किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टेस्ट होता है जो डायग्नोसिस में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज, बेन जोन्स प्रोटीन, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी या फिर एल्कलिन फॉस्फेटेज। क्या होगा अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक कंडीशन से अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकता है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो इन दोनों फैक्टर की मदद से यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, साइनोवियल टिश्यू के जो जॉइंट होते हैं वहां पे ये क्या करता है, अफेक्ट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। ठीक है, तो अब जब साइनोवियल टिश्यू जॉइंट के ऊपर अफेक्ट होता है तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ये टेस्ट कौन सा होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर लेबोरेटरी टेस्ट को नर्स कौन से लेबोरेटरी टेस्ट को रिव्यू करेगी, वो करेगी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या है, एक प्रकार का लिपिड कैटालाइजर है जो क्या करता है, ये लिपिड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला, बेन जोन्स प्रोटीन। तो बेन जोन्स प्रोटीन जो है वो किसमें देखने को मिलता है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेन जोन्स प्रोटीन का, क्योंकि ये किसमें देखने को मिलता है, ये मिलता है मल्टीपल माइलोमा वाली प्रॉब्लम्स के अंदर हम बेन जोन्स प्रोटीन को असेस करते हैं। इसके बाद में एल्कलिन फॉस्फेटेज जो है वो एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जो किसके लिए किया जाता है, कोई भी हमारी बॉडी में कोई लीवर प्रॉब्लम हो या फिर बाइलरी प्रॉब्लम होती है तो इन दोनों को असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, एल्कलिन फॉस्फेटेज को अपन क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। दूसरा अपन किसमें किसमें कर सकते हैं, अपन असेस कर सकते हैं बोन कैंसर में। ठीक है, बोन कैंसर जब क्या होगा, जब मेटास्टेसिस होता है बोन कैंसर का, तब हम क्या कर सकते हैं, एल्कलिन फॉस्फेटेज को अपन असेस कर सकते हैं। एल्कलिन फॉस्फेटेज में क्या असेस करते हैं, फॉस्फेट की एक्टिविटी को अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम ऑटो इम्यून होती है तो इन ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। तो ऐसे जब ये अपन देखेंगे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी वहां पे क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हमने बताया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्वान नेक फिंगर्स यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसेंटिव स्पिरोमेट्री इज मेनली यूज्ड टू। इंसेंटिव स्पिरोमेट्री जो है वो किसके लिए यूज में आती है, कौन से ऑप्शंस की जो डिसऑर्डर है उसके अंदर काम में आएगी। ऑप्शन हमारे पास में, प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस, प्रिवेंट न्यूमोथोरिक्स, प्रमोट वुंड ड्रेनेज, फोर्थ वन प्रमोट अर्ली एम्बुलेशन। ठीक है, कौन से ऑप्शन के लिए जो है अपन क्या करेंगे, इंसेंटिव स्पिरोमेट्री का अपन यूज में लेते हैं। सो इंसेंटिव स्पिरोमेट्री को मेनली यूज में लिया जाता है एटेलेक्टिसिस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, एटेलेक्टिसिस को प्रिवेंट करने के लिए, तो एटेलेक्टिसिस क्या होता है, एटेलेक्टिसिस मीन कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ लंग्स, एल्व्यूलाई एंड लोब ऑफ लंग्स। ठीक है, कोई भी एक लोब या फिर लंग्स की जो एल्व्यूलाई है वो कंप्लीट या फिर पार्शियली वहां पे क्या देखने को मिले, कोलैप्स देखने को मिले, तो इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, एटेलेक्टेसिस। तो स्पायरोमेट्री के अंदर क्या करते हैं अपन, पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट फॉर डीप ब्रीथ, देन
होल्ड फॉर 5 सेकेंड एंड देन एक्सेल। ठीक है, अगर ये वाली प्रोसेस वो पेशेंट करेगा तो इसमें क्या हेल्प मिलेगी पेशेंट को, जो अपने जो एल्व्यूलीज है, ठीक है, एल्व्यूलाई है, वो री एक्सपेंशन में अपने हेल्प रहेगी। ठीक है, कोलैप्स नहीं हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, जब कभी अपन जिन पेशेंट्स को एटेलेक्टेसिस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो डीप ब्रीथ करता है तो वो एल्वुलाई एक्सपैंड हो गई, तो जैसे ही वो छोड़ेगा तो एल्वुलाई यहाँ पे वापस कोलैप्स देखने को मिल जाएगी। बट इंसेंटिव स्पायरोमेट्री अपन क्या करते हैं, होल्ड रखेंगे 5 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे एल्वुलाई का जो डायमीटर है वो अपने मेंटेन रहने की कोशिश संभावना रहती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे करेक्ट होता है। एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए क्लाइंट हैज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट आफ्टर एवरी मील द क्लाइंट शुड। ठीक है, ऑप्शन में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट है जिसको क्या है, GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज से वो प्रॉब्लम उसको फेस हो रही है, तो नर्स उसको क्या टीच करेगी कि भाई आपको जो खाना खाने के बाद में आपको क्या करना है। ऑप्शन है हमारे पास में, रेस्ट इन सीटिंग पोजिशन, टेक ए शॉर्ट वॉक, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स। तो GERD की केस के अंदर कौन सा ऑप्शन जो हमारा बेस्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज क्या होती है, इस केस के अंदर क्या होता है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर डज नॉट क्लोज कंप्लीटली या फिर डज नॉट वर्क प्रॉपर। ठीक है, अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, प्रॉपर वहां पे कंप्लीट नहीं होगा, कब, आफ्टर मील। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, फूड का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको, रीगर्जिटेशन होता है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज मींस इसोफेजिकस से क्या हो रहा है, वापस रिफ्लेक्स मिल रहा है, वापस अपसाइड के अंदर रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से फूड कंटेंट वापस जो इसोफेजियल कैविटी के अंदर हमें मूवमेंट होना देखने को मिलता है। इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, GERD। तो इस पेशेंट में हम क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद में आपका करना है, एक सीटिंग पोजीशन में आपको मेंटेन रखना है जब तक आपका जो मील है वो आगे ना बढ़ जाए। मीन्स मिनिमम आपको क्या करना है, 30 मिनट्स तक आपको क्या करना है, सीटिंग पोजीशन में आपको रहना है, जिससे आपको GERD की प्रॉब्लम काफी उसको ट्रीट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके बाद में अपन और क्या क्या दे सकते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है, इससे आया हुआ क्वेश्चन है, GERD वाले पेशेंट में डाइट कैसी होनी चाहिए। तो GERD वाले पेशेंट में डाइट कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, लो फैट डाइट प्लस हाई फाइबर डाइट जो है वो पेशेंट को रखनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, डाइट कैसे लेनी चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंटली यहाँ पे जो है वो डाइट लेनी चाहिए। मींस एक साथ में भरपेट खाना नहीं खाना है, आपको स्मॉल अमाउंट के अंदर थोड़े थोड़े टाइम बाद में आपको क्या करना है, खाना खा के अपने पेट को फिल करना होता है। दूसरा आपको पूछता है बेड ऑफ हेड एलिवेशन में 6 to 8 इंच का यहाँ पे क्या करना है, हेड ऑफ द बेड, तो उसको क्या करना है, एलिवेट करके रखना है GERD वाले केसेस के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा क्या नर्सिंग प्रायोरिटी रहती है यहाँ पे, एडवाइज द पेशेंट टू नॉट हैविंग फूड बिफोर 2 hours ऑफ स्लीप। ठीक है, सोने के 2 घंटे पहले ना आपको कुछ खाना है ना आपको कुछ पीना है। तो इस प्रकार की हमें क्या करना है, उसको एडवाइस देनी है, और साथ साथ में वो कैसा रहेगा, सिटिंग पोजीशन में रहेगा या फिर अपराइट पोजीशन में रहेगा। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पी लेगा तो हो सकता है उसका रिगर्जिटेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ज़्यादा पानी बढ़ लेगा, स्टमक फुल हो जाएगा, तो रिगर्जिटेशन होने में वहाँ पे आसानी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा अगर पानी पी लोगे तो यहाँ पे इसोफेजियल स्फिंक्टर भी प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं रहेगा, ये भी बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पानी पी लिया आप लोगों ने, ठीक है। लाई डाउन एटलीस्ट 30 मिनट, लाई डाउन तो करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वापस इसोफेगस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा मील का, तो वो वैसे भी उसमें प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो GERD हो सकता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। शॉर्ट वॉक से भी यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं मिलता है जितना आरामली कामली आपको क्या करना है, सीटिंग करना है अप्लाइड पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन डैमेज द एर्थ क्रेनियल नर्व? जो एर्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करने वाली कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है? ऑप्शन हमारे पास में आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी ड्रग है जो एर्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है? एर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। वे होती है हमारे पास में वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ठीक है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का डैमेज कौन सी एंटीटी करवाती है? ये करवाता है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कोज करवाती है? एर्थ नंबर की क्रेनियल नर्व को क्या करवाएगी? डैमेज करवाती है, ठीक है। अब इसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन किस प्रकार की ड्रग है, अपन क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसी ड्रग है? ये एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी वाली ड्रग है। इसके बाद में इसकी डोज कितनी होती है? तो ये 1000 mg अपन इसको लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करती है? एर्थ नंबर क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है, ठीक है। तो यह हो गया अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन। किस प्रकार की ये ड्रग है? ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरियोसाइडल है, तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किस प्रकार की ड्रग है? ये हमारे पास में बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। साइडल का मतलब क्या हो जाती है? बैक्टीरिया क्या करती है? किल करने की पावर रखती है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं आइसोनियाजिड के बारे में। तो आइसोनियाजिड ड्रग किस प्रकार की ड्रग है? ये क्वेश्चन बनता है इससे, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग तो सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है, तो आइसोनियाजिड से ऐसा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, देख लेते हैं अपन भी। तो ये भी सबसे पहले किस प्रकार की ड्रग है? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। दूसरा इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये क्या करवाती है? साइड इफेक्ट की बात करते हैं अपन, नमनेंस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है। नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन कोज करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि ये क्या कोज करती है? पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। आइसोनियाजिड क्या कोज करवाती है? पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करवाती है। तो इस पेरिफेरल न्यूराइटिस को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं? विटामिन B6 पायरिडोक्सिन साथ में देते हैं, ताकि क्या पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज नहीं हो, ठीक है। कितनी डोज रखेंगे? 10 mg पर डे। अगर आइसोनियाजिड की टॉक्सिसिटी हो जाती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है, तो ये विटामिन B12 जो है 100 mg पर डे भी अपन दे सकते हैं। इसके बाद में इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है? प्रेगनेंसी में एक ऐसी ड्रग है, सेफ ड्रग है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एटीटी तो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिपेयर करके जाना है आरएमएल जैसे एग्जाम के लिए, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप जाओ एग्जाम देने, तो एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ के जाना है। इसके बाद में हम थर्ड वन ले लेते हैं, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिफाम्पिसिन किस प्रकार की ड्रग है? सबसे पहला इससे क्या क्वेश्चन बनता है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? रिफाम्पिसिन। दूसरा इससे क्या क्वेश्चन बनता है? अच्छा, आइसोनियाजिड से अपन ने, ठीक है। दूसरा इससे क्या क्वेश्चन बनता है? रिफाम्पिसिन से मोस्ट इफेक्टिव ड्रग ऑफ टीबी, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी होती है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के अंदर? वो होती है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन की डोज अपन पूछे तो कितनी होती है? 600 mg। ये किस प्रकार की ड्रग होती है? ये भी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, मींस बैक्टीरिया को किल करने की इसमें पावर रहती है। नेक्स्ट इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? जब अपन रिफाम्पिसिन अपन देते हैं तो बॉडी के सिक्रेशन कैसे हो जाते हैं? रेड ऑरेंज कलर के यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यूरिन देखने को मिलता है, या फिर स्वेटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है।
तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब आइसोनियाजिड अपन ले रहे हैं तो अपन नर्स को, पेशेंट को एजुकेट भी करना है कि आपके यूरिन आउटपुट या फिर आपकी बॉडी सिक्रेशंस वगैरह उसमें रेडिश ऑरेंजिश से आपको सिक्रेशंस देखने को मिल सकते हैं कुछ हद तक, तो इसमें घबराना नहीं है, ये एक मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इथाम्बुटोल की। तो इथाम्बुटोल से क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये किस प्रकार की ड्रग है। ये एक बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ को ये क्या करती थी है, डिक्रीज करती है या फिर ये स्टॉप करती है, रोकती है, किल नहीं करती है, बट ये बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है। ठीक है, इससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनता है इथाम्बुटोल से, ये क्या कोज करवाती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। इथाम्बुटोल क्या कोज करवाती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। अगर ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करवाती है मतलब क्या कोज करवाती थी, ये कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इथाम्बुटोल क्या कोज करवा सकती है, कलर ब्लाइंडनेस कोज करवा सकती है, इसलिए लेस देन 6 ईयर वाले बच्चों में ये क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है इथाम्बुटोल। ठीक है, हमें लेस देन 6 ईयर वाले बच्चों में अपन कभी भी हमें क्या करना है, इथाम्बुटोल को अपन नहीं यूज में लेते हैं। और ये किस प्रकार की ड्रग है, बैक्टीरियो स्टैटिक। इसके बाद में एक ड्रग और देखने को मिलती है, वो कौन सी होती है, वो होती है पायराजिनामाइड। ठीक है, अपन सारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। पायराजिनामाइड ये भी किस प्रकार की ड्रग है, ये एक साइडल ड्रग है। साइडल मीन्स ये भी क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। दूसरा, इसकी टॉक्सिसिटी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले टॉक्सिसिटी क्या करता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है। इसके बाद में ये क्या करवाती है, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को ये क्या करती है, बढ़ाती है, जिससे कि पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है, गाउट। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो गाउट, पायराजिनामाइड से यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ता है, तो गाउट के लिए भी पेशेंट को असेस करना है, उसके लिए भी उसको एजुकेट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सारी अपन ने फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी अपन ने पढ़ ली है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट पूछते हैं इसका। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। समवन हैज अंडरगोन ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, यहाँ पे सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के एक केस है। द नर्स शुड एक्सपेक्ट दैट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज विल बी वॉट कलर फॉर अबाउट 12 to 24 आवर आफ्टर सर्जरी। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक पेशेंट है, उसके सब टोटल गैस्ट्रोस्टोमी की गई है। ठीक है, जो अपना ये स्टोमक का रीजन है, तो उसको लाइक ऊपर का पार्ट को काट के ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया एसोफेगस को, लाइक इस प्रकार की जो सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म की गई है। ठीक है, अब नर्स जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि भाई 12 to 24 आवर आफ्टर द सर्जरी किस प्रकार का ड्रेनेज है वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में हमें देखने को मिलेगा। मींस आफ्टर द सर्जरी 12 से 24 घंटे तक आफ्टर द सर्जरी किस प्रकार का ड्रेनेज हमें देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, एक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड है। ऑप्शन हमारे पास में बाइल ग्रीन, ब्राइट रेड, क्लाउडी व्हाइट या फिर डार्क ब्राउन। किस प्रकार के जो ड्रेनेज को नर्स क्या करेगी, एक्सपेक्ट करेगी। अपन आंसर पे चलते हैं। अपन देखते हैं फर्स्ट 12 हार्स पे हमें कैसा सिक्रेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्राइट रेड। ठीक है, सब फर्स्ट 12 हार में कैसा देखने को मिलता है, ब्राइट रेड, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। आफ्टर सर्जरी अगर ब्राइट रेड, थोड़ी मात्रा में अगर ब्राइट रेड ड्रेनेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो एक सर्जरी हुई है, तो हो सकता है वहाँ पे अभी एक्टिव ब्लीडिंग ना हो। बट अगर ज़्यादा मात्रा में ब्राइट रेड आ रहा है तो मीन्स वहाँ पे एक्टिव ब्लीडिंग है, तो हमें इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। बट सम अमाउंट के अंदर यहाँ पे ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा, 12 to 24 हार्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है, डार्क ब्राउन। ठीक है, डार्क ब्राउन अगर ब्लीडिंग देखने को मिले तो ये कैसा हो गया, डार्क ब्राउन अगर ड्रेनेज देखने को मिले, ये कैसे कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। ये भी किस प्रकार कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लाउडी व्हाइट वगैरह आए तो हमें यहाँ पे इन्फेक्शन की कंडीशन यहाँ पे अराइज हो गई है। बाइल ग्रीन यहाँ पे आए तो मीन्स जो है वो बाइल फ्लूइड हमें देखने को मिला होगा ड्यूडेनम से। ठीक है, जो कि नहीं मिलता जनरली। ठीक है, क्योंकि ड्यूडेनम तक ही एम्पुला वो बेटर रहता है, उसके आगे अगर वो ड्यूडेनम तक गैस्ट्रोस्टोमी की हुई है, ठीक है, तब तो जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रहती है वो तो स्टमक तक ही रहती है। ठीक है, तो आई इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, डार्क ब्राउन कलर। क्योंकि डार्क ब्राउन कब होगा, जब 12 से 24 घंटे बाद हमें क्या डार्क ब्राउन कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एक्सपेक्ट
टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद ए ब्रेन ट्यूमर इन द ऑक्सीपिटल लोब। एक पेशेंट है जिसके ऑक्सीपिटल लोब के अंदर वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो अब नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि हाँ अगर ऑक्सीपिटल लोब में ट्यूमर होता है तो वहाँ पे ये सिचुएशन जो है वो, ये साइन सिम्टम जो है या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेन ट्यूमर के वहाँ हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, हेमीपरेसिस, रिसेप्टिव एफेसिया, डिस्टर्ब मोटार एक्टिविटी या फिर विजुअल हेल्यूसिनेशन। कौन सा ऑप्शन है जो हमारा इसके अंदर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आंसर भी अपन चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर हम सभी को पता है यहाँ पे क्या रहता है, विजुअल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। तो विजुअल सेंटर के पास में अगर ट्यूमर हुआ है तो हमें विजुअल हेल्यूसिनेशन की कंडीशन है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, हेमीपैरेसिस क्या होता है। सो हेमीपैरेसिस में मीन्स क्या होता है, हाफ साइड बॉडी पार्ट वीक देखने को मिलते हैं। ठीक है, लाइक ये किसी पर्सन की बॉडी है तो इसके जो हाफ साइड का जो पार्ट है, राइट या लेफ्ट, उसमें जो बॉडी पार्ट है वीक देखने को मिलता है। और हेमीपैरेसिस किस प्रकार के पेशेंट में मिलते हैं, जिनमें सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट वगैरह ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम अगर अफेक्ट हो रहा है तो इन पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, हेमीपैरेसिस देखने को मिलता है। आपको याद रखना होगा, जब सीवीए होता है तो मीन्स अगर राइट साइड सीवीए हुआ है तो पेशेंट में किस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेफ्ट साइड बॉडी हेमीपैरेसिस होगी। और अगर लेफ्ट साइड सीवीए होता है तो किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस प्रकार हमारी बॉडी में अपोजिट साइड में अगर सीवीए होता है तो अपोजिट साइड के सिम्टम हमें देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, रिसेप्टिव एफासिया। ठीक है, एफासिया दो प्रकार का होता है, एक होता है रिसेप्टिव एफासिया, सेकंड होता है एक्सप्रेसिव एफासिया। तो एफासिया क्या है सबसे पहले हमें समझना होगा। ठीक है, एफासिया क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज यहाँ पे डिसऑर्डर आती है, मीन्स लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पर्सन क्या कर एक सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, मीन्स सही तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दूसरा सही तरीके से वो समझ भी नहीं पाएगा। रिसेप्टिव एफासिया मीन्स अपन कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले पर्सन के समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या आंसर करे, तो ये हो गया मतलब समझ नहीं पा रहा है सबसे पहले रिसेप्टिव एफासिया। एक्सप्रेसिव एफासिया मतलब बोल नहीं पा रहा है सही से, मीन्स तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। तो रिसेप्टिव एफासिया और एक्सप्रेसिव एफासिया दो टाइप के एफासिया होते हैं। तो इनके अंदर से क्या क्वेश्चन बनता है, ये किन वजह से होता है। तो रिसेप्टिव एफासिया हमें देखने को मिलता है, ये अगर वर्निक्स एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो पेशेंट के, तब पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, रिसेप्टिव एफासिया। ठीक है, आप सभी को पता होगा हमारे ब्रेन में दो तरह के एरिया पाए जाते हैं, वर्निक्स एरिया एंड ब्रोका एरिया। ठीक है, तो अगर वर्निक एरिया में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो ये किसमें होता है, रिसेप्टिव एफासिया में। दूसरा एक्सप्रेसिव एफासिया में क्या देखने को मिलता है, ब्रोकाज एरिया के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, एक्सप्रेसिव एफासिया। तो दोनों क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिले। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पे विजुअल मोटर एक्टिविटी। तो विजुअल मोटर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा फ्रंटल लोब। ठीक है, जो कि अपने विजुअल मोटर एक्टिविटी के लिए हेल्प करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 विजुअल हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेसिया। एक पेशेंट है जिसको क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, और क्यों हुआ है, क्योंकि उसको क्या है BPH है, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेसिया है। द नर्स मोस्ट रिलेवेंट असेसमेंट वुड बी। अब नर्स का इसके लिए मोस्ट रिलेवेंट असेसमेंट कौन सा होगा। ऑप्शन में क्या है हमारे पास में, फ्लैंक पेन रेडिएटिंग टू द ग्रोइंग, डिस्टेंशन ऑफ द लोअर एब्डोमेन, पेरिनियल एडिमा या फिर यूरेथ्रल डिस्चार्ज। कौन सा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा इस केस में। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डिस्टेंशन ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, जब कभी भी बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेसिया होता है, मीन्स यहाँ पे बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेसिया मीन्स क्या हो गया, कंप्रेशन
प्रोस्टेट ग्लैंड का डायलेशन होना, ठीक है। लार्ज प्रोस्टेट मीन्स प्रोस्टेट का जो साइज है वो क्या हो जाना, इंक्रीज होना, हाइपरप्लेसिया हो जाना प्रोस्टेट के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो गया, कंप्रेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, ये मेल के अंदर होता है, क्योंकि मेल के अंदर ही प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब बीपीएस होता है तो क्या होगा, यूरेथ्रा का कंप्रेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, यूरिनरी रिटेंशन। पेशेंट के अंदर यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो एब्डोमन एरिया है, ठीक है, लोअर एब्डोमन एरिया है, वो कैसा देखने को मिलेगा, डिस्टेंडेड देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है इसके साथ में, क्वेश्चन बनता है इसका अर्ली साइन। तो अर्ली साइन क्या क्या होता है इसके अंदर, अर्ली साइन होता है इसके अंदर डिमिनिश यूरिन स्ट्रीम, डिमिनिश यूरिन स्ट्रीम या फिर फोर्स, ठीक है। पेशेंट का वो यूरिन करते टाइम उसका यूरिन का जो फोर्स रहता है वो भी यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता है, दूसरा उसकी स्ट्रीम भी यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलती है। ये इसका अर्ली साइन है। एंड इसका जो लेट साइन है वो कैसे होता है, लेट साइन के अंदर में देखने को मिलता है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ठीक है। ये दोनों साइन सिम्टम अर्ली साइन लेट साइन किसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेसिया के अंदर, ठीक है। जब पेशेंट है वो वॉइड करने के बाद में पेशेंट को जो कंटिन्यूसली ड्रिबलिंग होती रहती है उसके गारमेंट्स के अंदर, तो कब देखने को मिलती है, जब ये प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया ज़्यादा हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, ठीक है। लेट साइन के अंदर आता है। और अर्ली साइन में डिमिनिश यूरिन स्ट्रीम, ठीक है। अगर किसी ओल्ड एज के पर्सन के अंदर यहाँ पे यूरिन स्ट्रीम है वो कम देखने को मिल रही है, तो वो इसका मतलब क्या हो गया, हो सकता है उसको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया की कंडीशन हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एमिनोफाइलिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है जिसके लिए कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है, एमिनोफाइलिन, ठीक है। आपको यहीं से क्वेश्चन हो गया कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कौन सी ड्रग देते हैं, एमिनोफाइलिन देते हैं। ए नर्स एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, नर्स क्या कर रही है, मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, नोविंग दैट द प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिकेशन इज टू, मतलब नर्स क्या कर रही है, मेडिसिन दे रही है, क्यों दे रही है, क्योंकि नर्स को प्रॉपर नॉलेज है कि इस मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन क्या है। ऑप्शंस है हमारे पास में, प्रोमोट एक्सपेक्टोरेशन, जो है वो एक्सपेल आउट करेगा, जो कफ वगैरह है उसको प्रोमोट करेगा। बी क्या है हमारे पास में, सप्रेस द कफ, उसके कफिंग वगैरह है उसको कम करेगा। सी रिलैक्स स्मूथ मसल्स टू रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोकियल एयरवे, जो ब्रोकियल जो एयरवे है वहाँ की स्मूथ मसल्स को वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगी ये ड्रग थी ऑफ एमिनोफाइलिन। या फिर प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये कौन सी ड्रग है, प्रिवेंट इन्फेक्शन करेगी, लाइक इन्फेक्शन से बचाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा इसके अंदर करेक्ट रहेगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एमिनोफाइलिन किस कैटेगरी की ड्रग है, ये एक थियोफाइलिन कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है, जो क्या काम करेगी, रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकियल एयरवे। तो ब्रोंकियल एयरवे है वो डायलेट हो जाएगा, पर्सन का जो एयरवे है वो डायलेट हो जाएगा, तो उसका जो रेस्पिरेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब थियोफाइलिन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं अपन। ये किस प्रकार की ड्रग है, ये एक मैथिल जेंथिन कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। मैथिल जेंथिन कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। ये क्या कोज करवाती है, ये करवाती है हमारे बॉडी के अंदर ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। ब्रोंको डायलेशन करवाती है, कैसे करवाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डाल के ये क्या करवाती है, ब्रोंको डायलेशन को कोज करवाती है। दूसरा, इसका नॉर्मल थेरापेटिक लेवल कितना होना चाहिए, थेरापेटिक लेवल, ठीक है, नॉर्मल थेरापेटिक लेवल कितना होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है, तो ये होता है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। दूसरा, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कितने से बढ़ के 20 माइक्रोग्राम पर ml से अगर बढ़ गया तो इसकी हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। तो टॉक्सिसिटी जब हुई तो यहाँ पे पेशेंट में हमें क्या देखने को मिल गया, अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है, रेस्ट लेसनेस, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी अफेक्ट कर रही है एंड ब्रोंकियल डायलेशन भी करती है। तो जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो पेशेंट में हो सकता है कि पेशेंट में क्या हो, हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिले। तो हाइपोक्सिया का फर्स्ट साइन कौन सा होता है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कन्फ्यूजन, दूसरा रेस्टलेसनेस, ठीक है। नेक्स्ट, थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी क्या देखने को मिल सकता है, ट्रेमर्स भी हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो है वो टेकीकार्डिया भी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट,
क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। तो हमें जब कभी पेशेंट थियोफाइलिन का कंजप्शन करता है तो हमें क्या करना है, जैंथिन फूड को क्या करना है, अवॉइड करना है ताकि टॉक्सिसिटी ना हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैंथिन डेरिवेटिव होता है। तो हम जब और डाइट के अंदर भी अपन जैंथिन वगैरह लेंगे तो हो सकता है ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए। तो हमें फूड कौन सा अवॉइड करना है, कोला, कॉफ़ी, ठीक है, इस प्रकार के जो ऑरेंज चॉकलेट, ठीक है, इन सब में जैंथिन पाया जाता है। तो हमें एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। तो कोला, कॉफ़ी एंड चॉकलेट ऐसे सब्सटेंस को अवॉइड करना है जिसके अंदर जैंथिन की मात्रा जो है वो ज़्यादा देखने को मिले। दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है, थियोफाइलिन है, अगर इसकी डोज बढ़ी हुई देखने को मिलती है तो ये क्या कोज करवाती है, ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी भी ये कोज करवा सकती है, ठीक है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को भी ये बढ़ा सकती है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या करेगी, फिनेटोइन एंड लिथियम की ड्रग है तो इसके इफेक्ट को भी ये क्या करती है, कम करती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको कभी भी नॉट गिवन विथ बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, ऐसी ड्रग जो एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स को बढ़ा देती है, मींस एगोनिस्ट कर देती है, मतलब हेल्प करती है उसको इंक्रीज होने के लिए। तो इस ड्रग के साथ में हमें कभी भी क्या करना है, ये ड्रग नहीं देनी है, क्योंकि ये क्या कोज करवाती है, कार्डियक डिसरिथमिया, कार्डियक डिसरिथमिया को क्या कर सकती है, कोज करवा सकती है, ठीक है। तो कभी भी हम इसको बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के साथ में कभी भी हम इसको यूज में नहीं लेते हैं। कौन कौन सी ड्रग होती है बीटा 2 एड्रेनर्जिक, इसको भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहली ड्रग कौन सी हो गई, साल्बिट्रोल, दूसरी हो गई एल्बिट्रोल, ठीक है, ये दो ड्रग होती है जिसके अंदर अपन बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती है, इसके साथ में हमें कभी भी थियोफाइलिन ड्रग को हम यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि जो एमिनोफाइलिन जो ड्रग है वो क्या काम करेगी, प्राइमरी एक्शन क्या है इसका, प्राइमरी एक्शन है रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियल एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है, एयरवे का जो डायमीटर है वो कम देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेस इनिशियल एक्शन व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स अकर, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, नर्स का इनिशियल एक्शन पूछा है कब, जब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो, प्रोलैप्स हो रही हो, मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वेजाइना के थ्रू प्रोलैप्स हो रही हो, तब नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास में, बिगिन मॉनिटरिंग मैटरनल वाइटल साइन एंड फीटल हार्ट रेट, आपको क्या करना है, मैटरनल वाइटल साइंस देखने हैं या फिर और साथ साथ में फीटल हार्ट रेट भी चेक करनी है जब कब अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो रही हो। ऑप्शन बी क्या है, प्लेस द क्लाइंट इन नी चेस्ट पोजीशन, आप क्लाइंट क्या करना है, नी चेस्ट पोजीशन में आप रखिए, ठीक है, उसको आप एजुकेट कीजिए कि आपको नी चेस्ट पोजीशन में रहना है, ठीक है। नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रिपेयर फॉर द क्लाइंट्स डिलीवरी, क्लाइंट की डिलीवरी के लिए आप प्रिपेयर कीजिए और नोटिफाई करने कीजिए आप अपने फिजिशियन को, मीन सर्जन को आप नोटिफाई कीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट को आप नोटिफाई कीजिए। नेक्स्ट, अप्लाई ए स्टेराइल वार्म सेलाइन ड्रेसिंग टू द एक्सपोज्ड कोड, आप क्या करना है, जो कोड बाहर निकली हुई आपको दिखाई दे रही है तो उसके ऊपर क्या कीजिए, आप वार्म स्टेराइल सेलाइन की आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ड्रेसिंग कर सकते हैं, मीन्स आपको वार्म कंप्रेशन आप दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब कभी भी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो रही होती है तो इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, हो सकता है यहाँ पे जो फीटस है वो उसकी जो लाइफ सर्वाइविंग यहाँ पे उसके अंदर भी अफेक्ट देखने को मिले, तो ये इमरजेंसी केस है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लाइंट को नीचे पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या हो रहा है, फीटस को यहाँ पे ब्लड सप्लाई देखने को मिल रही है, तो हो सकता है फीटस की जो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होकर फीटल डिस्ट्रेस के अंदर आ जाए, ठीक है। तो फीटल डिस्ट्रेस से प्रिवेंट करने के लिए, मैटरनल डिस्ट्रेस से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ये पोजीशन देंगे तो क्या होगा, डिक्रीज प्रेशर ऑन कोड, जब प्रेशर कम हो जाएगा कोड का तो हो सकता है अपन कोड को वापस अपन क्या अंदर भी अपन धकेल सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं वापस कोड को। सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे इस पोजीशन हमें प्रोवाइड करवानी होती है पेशेंट को। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर द मैटरनल वाइटल साइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। फिजिशियन को यहाँ पे इन्फॉर्म करने के अगर वो 8 टर्म आई है, मीन्स 37 वीक के बाद में आई है, तो हो सकता है उसके फिजिशियन वो डिलीवरी करवा दे, बट अगर ये पहले है तो इससे भी इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। स्टेराइल वाटर भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक फिजिशियन आए तब तक हम उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए अपन स्टेराइल वार्म सेलाइन ड्रेसिंग भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स असेस इन ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। एक क्लाइंट है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन वहां पे हुई है, तो नर्स क्या असेस करेगी। ऑप्शन है अपने पास में, ब्राइट रेड पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, कॉन्सील्ड और एक्सटर्नल डार्क रेड ब्लीडिंग, पाल्पेबल फीटल आउटलाइन, या फिर सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर एब्डोमेन। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है कि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर किस प्रकार के हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता है, दूसरा होता है प्लेसेंटा प्रीविया। ये दोनों किस प्रकार किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये दोनों आते हैं एंटे पार्टम हेमरेज के अंदर। ठीक है, एंटी पार्टम हेमरेज के अंदर दो कैटेगरी आती है, एंटी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा डिटेच्ड फ्रॉम यूट्रस। ठीक है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा डिटेच होती है यूट्रस से, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। तो इसके क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले तो ये किस प्रकार का होता है, पेनफुल होता है। दूसरा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डार्क रेड यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तीसरा इसका क्या फीचर होता है, ये कंसील टाइप का होता है, मीन्स इसकी जो ब्लीडिंग होती है वो हो सकता है कि प्लेसेंटा के अंदर ही छुपी हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे यूट्रस कैसा देखने को मिलता है, यूट्रस हमें कैसा फर्म देखने को मिलेगा यहाँ पे यूट्रस। ठीक है, ये तो ये कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का। दूसरा प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा कवरिंग द मदर्स सर्विक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लेसेंटा क्या कर रही है, मदर्स के सर्विक्स को या फिर जो मदर के वेजाइनल ओपनिंग को यहाँ पे क्या कर रही है, कवर कर रही है, तो इसको हमने क्या बोला, प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसके क्या क्या क्लासिकल साइन देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो ये कैसा होता है, पेनलेस होता है। दूसरा इसकी ब्लीडिंग कैसी होती है, ब्राइट यहाँ पे रेडिश देखने को मिलती है। तीसरा होता है ये रिवील्ड होता है, यहाँ की जो ब्लीडिंग है वो वेजाना के थ्रू बाहर निकलती है। ठीक है, ये रिवील्ड होता है, मतलब ये छुपा हुआ नहीं रहता है। कंसील्ड मतलब इसकी जो ब्लीडिंग है वो प्लेसेंटा के अंदर ही अपने को विजिबल नहीं हो सकती है, जबकि ये इसकी ब्लीडिंग है वो विजिबली होती है। और यहाँ पे जो यूट्रस है कैसा देखने को मिलता है, सॉफ्ट। यहाँ पे कैसा देखने को मिला, फर्म। हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, तो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर क्या हो रहा है, कंसील्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं ब्लीडिंग, और एक्सटर्नल अगर हो रही है तो ये कैसी ब्लीडिंग होगी, डार्क रेड ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये दो फीचर्स किसके होते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज के। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर इनके क्वेश्चन अपन और रखेंगे तो और ब्रीफली अपन समझेंगे एब्रेप्शियो प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा प्रीविया को। ठीक है, साथ साथ में हम नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि क्या रिवीजन में आपके हेल्प हो। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम वुड नर्स मुरियन इंक्लूड इन हर टीचिंग प्लान एज एन अर्ली मैनिफेस्टेशन लेरिंजियल कैंसर। ठीक है, लेरिंजियल कैंसर का अर्ली मैनिफेस्टेशन के अंदर मीन्स अर्लीस्ट टाइम के अंदर यहाँ पे क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, अपने जो पेशेंट को क्या टीच करेगी कि आपके अंदर जो है अर्ली साइन सिम्टम कैसे क्या देखने को मिलेगा लेरिंजियल कैंसर का। ऑप्शन हमारे पास में स्टोमाटाइटिस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हॉर्सनेसनेस या फिर डिस्फेजिया। तो जब कभी भी पेशेंट के अंदर लेरिंजियल कैंसर होता है तो उसका अर्ली साइन एंड सिम्टम में क्या आता है, हॉर्सनेसनेस। ठीक है, उसकी वॉइस कैसी हो जाएगी, वॉइस उसकी कैसी हो जाएगी, हॉर्सनेसनेस जैसी उसकी हॉर्स जैसी उसकी वॉइस यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया, हो सकता है उसको आगे जाके उसको लेरिंजियल कैंसर डेवलप हो जाए। ठीक है, स्टोमाटाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोस्ट कॉमन अर्लीस्ट साइन ऑफ ओरल कैंसर। ठीक है, स्टोमाटाइटिस के अंदर क्या होता है, ओरल म्यूकोसा का यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, स्टोमाटाइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस में गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड स्टोमाटाइटिस में ओरल म्यूकोसा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, गैस्ट्राइटिस, तो गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन होना, एंड स्टोमाटाइटिस ओरल म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, दूसरा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्फेजिया, दोनों अलग टर्म है। तो लेरिंजियल कैंसर के हमें क्या अंदर क्या देखने को मिलता है, हॉर्सनेसनेस। डिस्फेजिया का क्या मतलब हो गया, डिफिकल्टी इन
स्वेलोइंग। ठीक है, तो इसी के साथ अपना आंसर क्या हो गया, हॉर्सनेस, जो कि लेरिंजियल कैंसर का फर्स्ट एंड। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आरएमएल और एसजी पीजीआई चंडीगढ़ के प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन टॉपिक्स में से हो सकता है कि आपको और आगे क्वेश्चंस देखने को मिले। और हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है आरएमएल के एग्जाम के लिए, तो आप उसको भी बाय करके, एक हमने उसको एकदम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर रखा है, तो आप उसको बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी स्ट्रेंथ दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।